नाज़रीन रैपिड इवेंट्स हो रहे हैं जो रीजन का बैलेंस ऑफ पावर चेंज कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया की जो डील्स हुई हैं उन्होंने ट्रूली जो इजराइल की सुपीरियरिटी है उसको बहरहाल चैलेंज तो कर दिया है। और इसके साथ अगर आप देखें तो ईरान के अलावा टर्की और मिस्र जो है वो बड़ी मिलिट्री पावर्स के तौर पर इमर्ज कर रहे हैं। तो इजराइल का गोल जहां पर सबको सब्जुगेट करना है, बल्कि नतीजा बिल्कुल उलट निकल रहा है कि जो मुख्तलिफ नेशंस हैं मिडिल ईस्ट की, वो एक बड़ी मिलिट्री पावर के तौर पर जब वो इमर्ज कर रही हैं। और अब की जो अगली आप देखिए सबसे बड़ी ही गैर मामूली और बड़ी ही गेम चेंजर खबर जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया ने ईरान को S-400 ट्रांसफर कर दिया है, एक एयर डिफेंस सिस्टम जो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। और ईरान फॉर डेकेड्स इस एयर डिफेंस को चाहता था, लेकिन ईरान को ये एयर डिफेंस जो है वो रशिया की जानब से नहीं दिया गया। S-300 उनके पास है, लेकिन S-400 जो सबसे ज्यादा एडवांस है वो ईरान को नहीं दिया गया। लेकिन अब आप देखिए कि ईरान को ये डिलीवर कर दिया गया है। और इसके साथ जरा अगली बड़ी खबर भी देखिए कि रशियन पर्सनल मौजूद हैं जो इस S-400 को ऑपरेट कर रहे हैं। रशियन पर्सनल ईरान की सॉइल के ऊपर मौजूद हैं। उसकी वजह नाज़रीन यह है कि चूंकि ये हंगामी हालात के अंदर डिलीवर किया गया है, तो ईरान के पास, ईरान के पर्सनल के पास ये सलाहियत नहीं है, ये ट्रेनिंग नहीं है इसको ऑपरेट करने की। तो रशियंस खुद यहां पर आए हुए हैं, इसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो एक तरफ जो ईरानी पायलट्स हैं वो रशिया में ट्रेन हो रहे हैं ताकि वो S-235 जो है वो उड़ा सकें। इसके साथ अगर आप देखें तो उनके पर्सनल यहां पर मौजूद है। तो इंटेंस ट्रेनिंग हो रही होगी चाइनीज और रशियन वेपन्स को ऑपरेट करने की। और इसके साथ अगर आप देखें तो इंटेंस जो इंटेलिजेंस वॉर है वो भी जारी है। और उसकी वजह नाज़रीन यह है कि अभी कुछ देर पहले नेतन्याहू की जानिब से पहली स्टेटमेंट जारी हुई है। ईरान जंग के हवाले से पहली स्टेटमेंट नेतन्याहू की जारी हुई है और नेतन्याहू ने यह कहा है कि वो हमला करने जा रहा है। उसने कहा कि वो एक बार फिर ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है। तो ईरान को पता है कि यह हमला होने जा रहा है, यानी पिछले कई हफ्तों से ये सूरत हाल है। तो हंगामी हालात के अंदर ये इक्विपमेंट्स और ये ताकत जब ईरान को ट्रांसफर की जा रही है। और अभी फिर नेतन्याहू ने इस बात को कंफर्म किया है और ये उसकी तरफ से पहली स्टेटमेंट है कि वो ईरान के ऊपर जब वो हमला करने जा रहा है। तो दूसरी तरफ एक नाज़रीन इशू है और एक खौफ है, और वो खौफ ये है कि देखिए अमेरिका जो इक्विपमेंट सऊदी अरेबिया या मिडिल ईस्ट के बाकी मुल्कों को दे रहा है और सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया के साथ डील हुई है। तो देखिए जो अमेरिकन मॉडल है वो तो ये है कि ईरान के खिलाफ बिल्डअप होगा, ईरान खतरा है, ईरान के खिलाफ ताकत बढ़ानी है, ईरान के खिलाफ अलायंस बनाना है। तो ये वेपन्स फिलहाल तो इसको रिगार्डिंग इजराइल देखा जा रहा है ना, फिलहाल ये देखा जा रहा है कि जेट से मिल रहे हैं, ये चीज मिल रही है, तो इजराइल के मुकाबले में ये मुल्क जब ताकतवर हो रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पिछली कई दहाइयों से तो गल्फ जो है या बाकी मुल्क जब वो इजराइल से तो नहीं लड़ रहे हैं, वो तो ईरान से लड़ रहे हैं। ईरान के साथ उनकी प्रॉक्सी वॉर हुई है, फिर यमन के साथ बरहरास्त अरब मुल्कों की जब जंगें हुई हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में अमेरिका इस बात को पुश करे कि ये वेपन्स उल्टा इन मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल हो, यानी ये एक दूसरे के ऊपर इस्तेमाल करना शुरू कर दें। जिन मुल्कों को अमेरिकन वेपन्स दिए जा रहे हैं वो ईरान के साथ किसी नई प्रॉक्सी जंग के अंदर इंगेज हो जाए, वो यमन के ऊपर अटैक कर दें। तो ये बहरहाल एक इसका वो पहलू जरूर है, क्योंकि यमन के साथ अभी तक जंग खत्म नहीं हुई है, ये बात ध्यान में रखें। यमन के साथ एक आर्जी सीज फायर जो है वो हुआ है, जंग खत्म नहीं हुई है। और ईरान के साथ भी अभी देखें मुकम्मल जो ट्रस्ट है वो तो बिल्ड नहीं हुआ। और ट्रंप ने एमबीएस के सामने ये बात की, कहा कि ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है वो सऊदी अरेबिया की मदद के बगैर नहीं हो सकता था। अब ये बात उन्होंने की, अब इस पर एमबीएस ने, वो सामने बैठे थे, उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, यानी ना हाँ की ना की। तो हो सकता है ये ट्रंप ने वैसे ही बात कर दी हो, लेकिन मॉडल तो यही है, जंग तो ईरान ही के साथ जारी थी। तो ये बहरहाल इस चीज का खौफ जरूर मौजूद है। इस सवाल ये असल इम्तिहान भी है इन मुल्कों का कि वो उल्टा इस ट्रैप में ना आ जाए कि वो इधर इस्तेमाल करना जब शुरू कर दें। क्योंकि अभी एक और साथ खबर आ रही है कि यमन के जो स्ट्रेटेजिक नौयत की साइट्स हैं और उनके स्ट्रेटेजिक नौयत के जो आइलैंड्स हैं उनके ऊपर गल्फ अमेरिका और बरतानिया के साथ मिलकर बेसिस बना रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें इजराइल की भी इन्वॉल्वमेंट शामिल हो सकती है। तो वहां पर बेसिस बन रही है, इसका मतलब यह है कि यमन पर लार्ज स्केल हमला, अंसारुल्लाह के ऊपर लार्ज स्केल हमला, उसकी ये तैयारी हो सकती है कि वहां पर बेसिस बनाने का और मकसद क्या है। तो उनके स्ट्रेटेजिक जो साइट्स हैं, उनके आइलैंड्स हैं, उनके ऊपर ये बेसिस बन रही है। तो इस वक्त चीजों को थ्रू द लेंस ऑफ इजराइल देखा जा रहा है कि भाई ये वेपन्स हैं, ये ताकत है, ये इजराइल के मुकाबले में बढ़ रही है। लेकिन इस तरफ भी एक खौफ जो है वो मौजूद है। और देखिए ईरान तो इसको देख रहा होगा, ठीक है, वो ट्रस्ट तो उस अंदाज में भी नहीं है। उधर लेबनान के हवाले से जो प्रोजेक्ट सामने आ रहा है वो हर सूरत में नबी बैरी जो हैं, जो रेजिस्टेंस के सपोर्टर हैं, जो नॉर्मलाइजेशन को बिल्कुल कबूल नहीं करते, उनको ओवरथ्रो करने की जो इस वक्त मुकम्मल ग्रीन लाइट दी जा चुकी है और ये प्रोजेक्ट वहां पर लॉन्च कर दिया गया। तो लेबनान का जो क्राइसिस है वो और ज्यादा बढ़ने जा रहा है। यानी एक ऐसी शख्सियत जिसने लेबनान को 90 से यूनाइटेड रखा हुआ है, बहुत बड़े बड़े क्राइसिस उन्होंने संभाले हैं, अब जो है वो उनको रिप्लेस करने की, उनको ओवरथ्रो करने की जब वो ऑपरेशन लॉन्च किया जा चुका है। तो इसके साथ फॉर्मर सीआईए ऑफिसर, उसने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उसने ये कहा है कि
ईरान जंग के दौरान नेतन्याहू ने, इजराइल ने ट्रंप को खबरदार किया, धमकाया कि अगर अमेरिका ने हमला ना किया ईरान के ऊपर तो इजराइल जो है वो, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और वो न्यूक्लियर वेपन्स ईरान के ऊपर गिराएगा। ये सीआईए के ऑफिशियल का इस वक्त ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, वो इस वक्त हर तरफ शेयर हो रहा है। ईरानी ऑफिशियल्स भी उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। फॉर्मर सीआईए ऑफिसर, अमेरिका को धमकाया गया कि अगर हमला ना किया तो फिर हम न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे ईरान के ऊपर। तो बहरहाल अब देखें ना, ये सारी चीजें उनके सामने है, तो ईरान मतलब इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि ईरान न्यूक्लियर बना रहा होगा। अब तो सारे मुल्कों के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आ रही है ना, बेशक वो सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम क्यों ना हो। और जब ये वो कह रहे हैं कि भाई न्यूक्लियर अटैक करने जा रहा था इजराइल ईरान के ऊपर, तो फिर और फिर दोबारा नेतन्याहू कह रहा है कि मैं हमला करने जा रहा हूं, तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है ईरान न्यूक्लियर बना रहा होगा। और फिर जो ग्लोबल लेवल के ऊपर एस्केलेशन है वो और ज्यादा बढ़ रही है, यानी हर तरफ टर्मोइल और क्राइसिस नजर आ रहा है। जापान और चाइना के दरमियान क्राइसिस बहुत बढ़ गया, दोनों में बहुत एस्केलेशन हो गई। जो नई जापान के प्राइम मिनिस्टर आई हैं, वो जैसा लगता है कि आई ही चाइना से जंग लड़ने के लिए हैं, और उन्होंने आते साथ बस एक ही काम किया, और वो चाइना के खिलाफ महाज खोल दिया है। अब वहां पर एस्केलेशन बढ़ती चली जा रही है। उधर आप देखें वेनेजुएला और यूरोप में जो ऑलरेडी सूरत हाल खराब है, अब ये जो पैसिफिक का जो फ्रंट है यहां पर भी सिचुएशन खराब हो रही है, और ताइवान को अमेरिका ने सलाह दिया। अच्छा, आज कांग्रेस की बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट जब जारी हुई है, कांग्रेस ने यह कहा है कि चाइना बड़ी तेजी के साथ अपनी ताकत बढ़ा रहा है, कांग्रेस, और चाइना के खिलाफ, उसकी कंटेनमेंट के खिलाफ और ज्यादा रैपिड अंदाज के अंदर और ज्यादा लार्जर स्केल के अंदर जो है वो ऑपरेशंस बढ़ाने की जरूरत है। और कांग्रेस की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि आने वाले टाइम में 6 महीने, 1 साल में, 2 साल में चाइना वो ताकत हासिल कर लेगा कि अमेरिका चाइना को डिफीट नहीं कर सकता। इस रिपोर्ट में है कि इवन नाउ इसकी पॉसिबिलिटी है कि अगर अमेरिका चाइना के ऊपर जंग लॉन्च करे तो अमेरिकन मिलिट्री, जिसे वो कहते हैं कि इस प्लेनेट की सबसे बड़ी मिलिट्री है, वो चाइना की मिलिट्री को डिफीट नहीं कर सकेगी। देयर इज पॉसिबिलिटी। लेकिन 1-2 साल के बाद तो ये बिल्कुल कंफर्म है कि अमेरिकन मिलिट्री, ठीक है, और मिलिट्री की वजह से उनका एम्पायर है, अमेरिकन मिलिट्री चाइनीज मिलिट्री को डिफीट नहीं कर सकेगी। ये आज कांग्रेस की रिपोर्ट है, और उन्होंने कहा कि चाइना के खिलाफ और बड़े स्केल के ऊपर और पूरा फोकस करते हुए चाइना के खिलाफ ऑपरेशन करने की जरूरत है, और उसको कंटेन करने की जरूरत है, उसको डिफीट करने की जरूरत है, और उसकी तरक्की का रास्ता रोकने की जरूरत है। तो यानी आगे आने वाला जो टाइम है वो जंगों का है, और जो लैटिन अमेरिका में और जो सारा किया जा रहा है वो भी चाइना ही के खिलाफ है, वो भी चाइना की कंटेनमेंट का हिस्सा है। तो इसलिए सेक्रेटरी ऑफ वॉर बार बार ये कह रहे हैं कि हम जंगों की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ईरान के हवाले से जो नेतन्याहू की स्टेटमेंट आई है वो आपके साथ शेयर करता हूं। ये खतरा तो हमेशा से है, हम बात कर रहे हैं, जून के बाद से मुसलसल बात कर रहे हैं, लेकिन ये नेतन्याहू की पहली स्टेटमेंट है रिगार्डिंग ईरान। वी स्ट्रक ईरान एंड आवर हैंड इज स्टिल रेडी फॉर मोर। मजीद हमला करने के लिए इस वक्त हम तैयार हैं। बड़ी ही खौफनाक स्टेटमेंट है नेतन्याहू की, ईरान पर हम मजीद हमला करने के लिए तैयार हैं, ये नेतन्याहू कह रहा है। अच्छा, तो ईरान नो कि इट्स कमिंग, और जैसे कल हमने आपके सामने ये रिपोर्ट शेयर की कि इजरायली ऑफिशियल्स ने, इजराइल ने ये अपना गोल सेट किया है कि ट्रंप के टेन्योर के अंदर ही ईरान में रिजीम चेंज होगा। तो इसमें हमला, जंग, ये सारी चीजें इसका हिस्सा हैं, और ईरान इसके लिए भरपूर तैयारी कर रहा है। अब रशिया से जो बड़ी खबर है कि उन्होंने S-400 की डिलीवरी कर दी है। बहुत सालों से ईरान ये चाहता था, लेकिन आप जरा देखिए इस वक्त की नजाकत को देखिए। वो चीजें जो दहाइयों में नहीं हुई, दिनों में हो रही और हफ्तों में हो रही। दहाइयां उनको ये कमेंट्स नहीं मिले, आज मिल रहे, दिनों में मिल रहे हैं। तो ये वो टाइम है जिससे हम गुजर रहे हैं, और रशिया और चाइना इस हद तक इंपॉर्टेंट समझते हैं कि ईरान को वो लूज नहीं कर सकते हैं। तो जनाब, रशिया हैज डिलीवर्ड S-400 डिफेंस सिस्टम टू ईरान, और इसको जो है वो इस्फहान के करीब जो है वो टेस्ट भी किया गया है, और दिस डिलीवरीज आर बिलीव टू हैव फॉलोड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ईरान। देखिए, ईरान की रिक्वेस्ट के ऊपर डिलीवर किए गए। तो 2 मरतबा ऐसा हुआ है जून के बाद, जब सुप्रीम लीडर ने खत जो है वो प्यूटन को भेजा है। 2 मरतबा ऐसा हुआ। एक बार ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सुप्रीम लीडर का खत लेकर प्यूटन के पास पहुंचे, एक बार अली लरिजानी जो है वो सुप्रीम लीडर का खत लेकर प्यूटन के पास पहुंचे। तो उस खत में क्या होगा? सो ये S-400 जो है वो डिलीवर किया गया है, और इसको ज्यादातर जो इसकी डिप्लॉयमेंट की गई है वो ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वहां पर इसको डिप्लॉय किया गया है, और इसको टेस्ट भी किया गया है। तो टेस्ट ऑफ द S-400 नियर डिफरेंट न्यूक्लियर साइट्स, स्पेशली इस्फहान। और ये लाइन जो है ना, ये बहुत ही गैर मामूली है, और ये इस बात का पता दे रही है कि रशिया और चाइना के लिए ईरान की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। इस वक्त जब रशिया अपने सर्वाइवल की फैसला कुन जंग यूरोप के साथ लड़ रहा है, ये कैसी जंग है जो दुनिया का नक्शा बदल कर रख देगी। अगर रशिया इसमें जीतेगा, रशिया और उसके इत्तेहादी जीतेंगे, तो दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है बदल जाएगा। और अगर वेस्ट जीतेगा तो फिर वेस्ट का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो दुनिया में और ज्यादा मजबूत होगा, और नेटो
और ज्यादा ताकतवर होकर सामने आएगा और वो बाकी मुल्कों को मजीद सबजुगेट करेगा। तो ये एक ऐसी फैसलाकुन जंग है जो रशिया वहां पर लड़ रहा है। तो रशिया को वहां सब चीज की जरूरत है। रशिया ने अपने पर्सनल और अपने इक्विपमेंट्स ईरान भेज दिए हैं। रशियन पर्सनल जो है वो इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं S-400 को, क्योंकि जो ईरानियन पर्सनल हैं शॉर्ट टाइम में उनके पास ये ट्रेनिंग नहीं थी कि वो इसको जो है वो ऑपरेट कर सकें। S-400 जो है वो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। ये एयरक्राफ्ट यानी उनके जो जंगी हथियार आएंगे, ड्रोन्स, मिसाइल्स, इन सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है और इसकी जो रेंज है वो 400 है, गैर मामूली, ठीक है ना। और साउथ कोरिया का जो चैनल है उसने आज एक रिपोर्ट जारी की ईरान और इजराइल की जंग के हवाले से। साउथ कोरिया का चैनल ये लिख रहा है कि ईरान के जो मिसाइल्स हैं, हज कासम सुलेमानी के नाम के जो मिसाइल्स हैं जो पहली बार यहां पर इस्तेमाल हुए, तो साउथ कोरिया के मीडिया ने रिपोर्ट में कहा कि ये मैक 12 बहुत ज्यादा स्पीड है, मैक 12 की स्पीड के साथ ये अमेरिकन और इजरायली एयर डिफेंस को इन्होंने पेनिट्रेट किया और प्रिसाइजली जाकर हिट किया। मतलब ये अनप्रेसिडेंटेड पावर थी ईरान ने जो यहां पर शो की, मैक 12। सो बहुत सारे उनके वेपन ऐसे थे जो 500 kg वॉर हेड है जो उसको कैरी कर सकते थे और जिनकी 1400 किलोमीटर रेंज थी। और ये स्पेसिफिकली बनाए ही इसलिए गए थे कि इजरायली का जो मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है उसको वो पेनिट्रेट कर सकें। तो इस हमलों ने ना सिर्फ अमेरिकन थार्ड सिस्टम को ब्रीच किया बल्कि इजराइल का जो तमाम लेयर्स वाला एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी ब्रीच कर दिया। कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट एडवांस इन द वर्ल्ड, दुनिया के एडवांस तरीन एयर डिफेंसेस को ईरानियन मिसाइल्स ने जो पेनिट्रेट किया साउथ कोरियन रिपोर्ट के मुताबिक। तो अब ईरान के पास जेट्स भी होंगे, अब ईरान के पास S-400 भी होगा और इसकी बहुत पॉसिबिलिटी है, मैं आपको बता दूं इसकी बहुत पॉसिबिलिटी है कि उनके पास न्यूक्लियर होगा। उसकी वजह, फॉर्मर CIA स्पाई माय सोर्सेज इन्फॉर्म दैट इजराइल टोल्ड ट्रंप वी हैव न्यूक्स एंड वी विल यूज देम इफ यू विल नॉट हिट ईरान। यानी ये वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम अंदर से निकाल कर लाएं। CIA के ऑफिसर, उनका इस वक्त ऑन रिकॉर्ड बयान इस वक्त जारी है और हर तरह वो गर्दिश कर रहा है और ईरानियन ऑफिशियल्स उसके ऊपर कमेंट भी कर रहे हैं। इसमें वो ये कहता है कि इजराइल ने अमेरिका को कहा, ट्रंप को कहा, अगर तुमने हमला ईरान के ऊपर ना किया हम न्यूक्लियर ईरान के ऊपर गिराने जा रहे हैं। और ये बात लॉजिकल क्यों लगती है? 1991 के अंदर एक किताब आती है जिसके अंदर अमेरिकन बहुत बड़े ऑथर जो है उन्होंने लिखा कि 73 की वॉर के अंदर जब इजराइल के ऊपर हर तरफ से धावा बोल दिया गया था और इजराइल हारने के करीब था, तो इजराइल ने अमेरिका को धमकाया कि हम अरब वर्ल्ड के ऊपर न्यूक्लियर गिरा देंगे अगर तुमने हमें एडवांस वेपन की सप्लाई ना दी और अगर तुमने इंटरवेंशन ना की। तो फिर अमेरिका ने एडवांस वेपन जब वो इजराइल को दिए और उसके बाद इजराइल जो है वो जीत गया। सो यानी ये कैसी चीज है जो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है कि ये लॉजिकली नहीं है कि भाई ये सेंसलेस बात है, नहीं, ये मौजूद है और इजराइली से पहले इसको इस्तेमाल कर चुका है। 73 की वॉर में उसने बकायदा न्यूक्लियर अटैक वो करने जा रहा था। तो मुझे बताइए जब ईरान तक ये सारी चीजें उनके पास हैं और पता नहीं इंटेलिजेंस से क्या क्या चीजें उनके पास होंगी, तो वो क्या बैठे रहेंगे अब? मतलब किसकी गारंटीज के ऊपर बैठे रहेंगे? यूनाइटेड नेशन की, अमेरिका की, गल्फ की, किसकी गारंटीज के ऊपर इस वक्त बैठे रहेंगे? तो अब तो वैसे भी दौर जब जंगों का है तो इसकी बहुत पॉसिबिलिटीज हैं कि वो न्यूक्लियर के हवाले से भी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि कन्वेंशनल वॉर में उन्होंने इजराइल को पिछाड़ दिया पूरी तरीके से। तो खतरा यही है कि इजराइल जब वो न्यूक्लियर इस्तेमाल करेगा तो न्यूक्लियर का फिर तोड़ यही है कि न्यूक्लियर बनाया जाए, फिर इजराइल क्या करेगा? तो असल में इजराइल ने जो गलती किया है कि उसने सबको उल्टा चौकन्ना कर दिया और बाकी मुल्क भी अब जब अपनी मिलिट्री पावर जो बढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सऊदी अरेबिया को इक्विपमेंट्स और सारा मिल रहे हैं, सबसे बड़ा इम्तिहान इन मुल्कों का यह है कि एक दूसरे के दरमियान ये ट्रस्ट किस तरह से बिल्ड करते हैं। अगर इन्होंने ये वेपन्स और अपनी ताकत एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल की तो ये OIC वर्ल्ड की और अरब वर्ल्ड की और मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी शिकस्त होगी। वो इसमें से कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। अगर गल्फ जब ईरान के ऊपर जंग छेड़ दे, ईरान जब उनके ऊपर छेड़ दे, इनको कुछ किसी को हासिल नहीं होगा। तो सबसे बड़ा इम्तिहान यह है कि जो आज तक अचीव नहीं हो सका कि आपस में ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया जाए कि ये ताकत जो इनको हासिल हो रही है और ये इजराइल को चैलेंज कर सकते हैं, तो ये इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करें, उल्टा ये एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करें, तो ये वो खौफनाक चैप्टर एक नया शुरू हो जाएगा अगर ये ताकत एक दूसरे के ऊपर इस्तेमाल हुई। अब यमन के हवाले से खबर यह है कि सऊदी अरेबिया और UAE जो है वो अपनी मिलिट्री फैसिलिटी यहां पर बना रहे हैं, एयर बेसेस बना रहे हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर बाबुल मंदब में कंट्रोल करने के लिए सप्लाई को। और UAE ने खास तौर पर एयर स्ट्रिप्स और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जब वो बनाया है इनके डिफरेंट आइलैंड्स के ऊपर बनाया है। इसमें बरतानिया और अमेरिका की मदद शामिल है एंड सम सोर्सेस सेज के इसमें इजराइल की मदद शामिल है। UAE और इजराइल बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना, UAE और इजराइल बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो इसमें पूरी पॉसिबिलिटी है कि इजराइल की भी मदद इसमें शामिल हो। तो इजराइल तो उसका नक्शा क्या है मिडिल ईस्ट का? हिजबुल्लाह, हमास, अंसारुल्लाह, ईरान, इन सब का खात्मा, ठीक है ना। तो बहरहाल वो तो इसी के मकसद के तहत आगे बढ़ रहे हैं। अब नबी बैरी जो हैं उनको ओवरथ्रो करने की इस वक्त ग्रीन लाइट दी जा चुकी है। वो स्पीकर हैं, तो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस अब वहां पर करवाए जा रहे हैं। नई पार्लियामेंट आएगी तो उसमें नया स्पीकर चुन लिया जाएगा, तो इस तरह से उनको ओवरथ्रो जब कर दिया जाएगा। 1992 से वहां पर वो मौजूद है। तो अब मसला यह है कि
वो नॉर्मलाइजेशन में सबसे बड़ी रुकावट है, वो रेजिस्टेंस की डिसआर्मामेंट यानी लेबनान की सबजुगेशन के सबसे बड़े मुखालिफ हैं। तो ये अब हटा है, तो इससे लेबनान का क्राइसिस और ज्यादा बढ़ेगा। और नबी बहरी वो हैं जिन्होंने एक लंबे अरसे तक लेबनान को बहुत बड़े क्राइसिस में डील किया है। 2006 की जंग उन्होंने देखी है, फिर जो है वो इजराइल उस वक्त कब्जा था 90s में, वो सारा दौर उन्होंने देखा है, फिर ये सारी जंग 2 साल में उन्होंने देखी है। दूसरी तरफ जो सऊदी अरेबिया को ताकत हासिल हुई है, जो डील्स हुई है, उन्होंने वाकईतन इजराइल की ताकत को तो चैलेंज कर दिया। अच्छा, अब आप देखिए इजरायली उनकी क्या हालत है। पहले उन्होंने कहा कि हम जेट्स नहीं देने देंगे, फिर कहा कि जेट्स जब वो नॉर्मलाइजेशन के साथ लिंक किया जाए। उनको जब ये लगा कि ये भी बात नहीं बन रही, और जब ट्रंप ने अनाउंस कर ही दिया कि हम तो जेट्स देंगे, अब वो एक नया बयानिया लेकर आ गए। अब ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास जेट्स हैं, जो उनकी कैपेबिलिटी है, जो सऊदी अरेबिया को मिलेंगे, वो ये वाली कैपेबिलिटी वाले नहीं होंगे, उनकी कैपेबिलिटी लेस होगी, रिड्यूस होगी। इतने बराबर के पावरफुल होंगे F-35, लेकिन उनके पुर्जे, उनकी प्रिसीजन, उनकी ताकत वो वाली नहीं होगी जो हमारे पास है। तो इस पर ट्रंप से सवाल भी हुआ बहरहाल, तो ट्रंप ने कहा कि नहीं, जो सेम इजराइल के पास है वही जब वो सऊदी अरेबिया को दिए जाएंगे। सऊदी अरेबिया भी हमारा ग्रेट एलाय है, तो इनके साथ ज्यादती होगी अगर हमने इनको उस ताकत वाले ना दिए। तो ये नहीं होगा कि मतलब वो सऊदी अरेबिया ले लेगा रिड्यूस कैपेबिलिटी वाले, तो वो नहीं लेंगे, तो ये होगा भी नहीं। जिस तरह इजराइल अपना करने के लिए कि देखें हमारी सुपीरियरिटी कायम है, तो अब वो इस नैरेटिव पर आ गए कि नहीं जी इनको वो वाले नहीं मिलेंगे, तो उनको धचका तो लगा है और जिल्लत का सामना तो बहरहाल उनको जब करना पड़ा है। तो अब ये देखिए, सऊदी अरेबिया हैज एंडेड इजराइल्स लॉन्ग मोनोपोली ऑन एडवांस अमेरिकन वेपन्स इन द रीजन, कि अमेरिकन वेपन्स की एक्सेस सिर्फ इजराइल के पास है। और जब से ये कॉलोनी कायम हुई है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। पहले दिन से इसको जो वर्ल्ड वॉर वाले वेपन्स थे, यानी वो वेपन जिन्होंने वर्ल्ड वॉर में फतह हासिल की, वो उस तक इसकी एक्सेस थी। और इधर जो थे इनके पास तो क्या वो राइफलें जनाब उठाकर वो लड़े, वो इजराइल से क्या लड़ सकते थे, ये उनके पास वो वेपन्स थे, तो इनकी तो उन वेपन्स तक जब एक्सेस नहीं थी। तो सबसे बड़ा कुलिया ये रहा। तो पहली बार रीजन में इस तरह से हो रहा है कि कोई कंट्री वेस्ट के उन एडवांस वेपन्स तक एक्सेस हासिल कर रहा है जिस तक एक्सेस सिर्फ जब इससे पहले इजराइल के पास हुआ करती थी। टेड क्रूज जो सेनेटर है और इजरायली लॉबी का बहुत बड़ा, तो उसने कहा कि सऊदी अरेबिया अब्राहम अकॉर्ड कर लेगा, अगले साल तक सऊदी जो है वो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाएंगे। ऐसा होगा, ये नहीं होगा। बहरहाल वो इजरायली लॉबी उसको अब कवर अप करने की कोशिश कर रही है कि नहीं हमारा ही कंट्रोल है, हमने इनसे कमिटमेंट ले लिया, फलाना फलाना। उधर जापान और चाइना की एस्केलेशन बढ़ रही है। जो जापान की नई प्राइम मिनिस्टर आई है, अजीब व गरीब मेंटालिटी और अप्रोच के साथ वो आगे बढ़ रही है। टेंशंस आर एस्केलेटिंग बिटवीन चाइना एंड जापान फॉलोइंग प्रोवोकेटिव रिमार्क्स बाय जापानीज प्राइम मिनिस्टर। अब वो चाइना ने इनके एम्बेसडर को बुलाया और सिटीजन को कहा कि ट्रैवल ना करें, तो अब जापान ने चाइना के एम्बेसडर को बुला लिया है और डिप्लोमेटिक टेंशन जो है वो बढ़ रही हैं। और द क्राइसिस हैज शेकन द ब्रिज ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड ओपननेस। असल जो मसला खराब हुआ है कि भाई एक ऑप्टिमिज्म था कि शायद ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाए, नहीं वो खराबी की तरफ जा रहे हैं। और वेस्ट जो है वो कैसे प्रोवोक कर रहा है, और जैसे यूक्रेन को किया और कहा कि भिड़ जाओ जब रशिया से, ऐसे ही जापान को कर रहे हैं। जरा वेस्टर्न मीडिया की हेडलाइन देखिए, कहते हैं जापान की जो आयरन लेडी हैं पिक्स फाइट विद चाइना, वो खड़ी हो गई हैं जनाब चाइना के सामने। एक विलन और एक ऑपरेसर और एक अग्रेसर के सामने जो है वो जापान की आयरन लेडी जो वो खड़ी हो गई हैं। और थ्रेट ऑफ द मिलिट्री एक्शन इफ बीजिंग अटैक्स ताइवान, क्या कमाल की खातून है और वो चाइना से भिड़ गई हैं। ये वेस्टर्न मीडिया उनको जब और कह रहा है क्या जबरदस्त आप, क्या ब्रेवरी है। ओ भाई कौन सी आयरन लेडी, क्या उन्होंने कर लिया है, अभी अभी तो प्राइम मिनिस्टर बनी है, तो एक भरपूर पुश है। अब देखिए ये बहुत सारी जंगें होने जा रही हैं। आप कांग्रेस की रिपोर्ट देखिए, कांग्रेशनल कमेटी अर्ज स्विफ्ट एक्शन ऑन एस्केलेटिंग चाइनीज थ्रेट। स्विफ्ट एक्शन जो है वो होना चाहिए, और यूएस कैन नो लॉन्गर विन इन अ पोटेंशियल वॉर विद चाइना। हालांकि वो कह रहे इतनी वो ताकतवर चाइना हो रहा है कि हम उनसे जंग नहीं जीत सकेंगे। चाइना की जो मिलिट्री एक्सपेंशन है वो ज्यादा क्विकर स्पीड के ऊपर हो रही है, ज्यादा रैपिड स्पीड के ऊपर हो रही है जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। 2027 तक चाइना के बाद ये एडवांटेज होगा कि वो ताइवान को एक फुल पोटेंशियल वे के अंदर विन कर सकता है, या फिर कम से कम जो है वो उसको उसकी ताकत को बढ़ने से जब रोक सकता है। ऑफिशियल्स फ्रॉम द यूएस एलाइज इन द रीजन, उन्होंने कहा कि कंट्रीज जो है वो नो लॉन्गर बिलीव कि अमेरिका चाइना को हरा सकता है। यानी रीजन के जो कंट्रीज हैं, जापान, फिलिपाइन और साउथ कोरिया वगैरह ने बताया होगा कि अब हम ये समझ रहे हैं कि अमेरिका चाइना को नहीं शिकस्त दे सकता है। सो न्यूमेरियस थिंक टैंक्स इन द यूएस, उन्होंने भी ये कहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन टू टेक मोर मॉडरेट अप्रोच टू चाइना। तो ये यानी कि सूरत हाल है, चाइना इस तरह से तरक्की कर रहा है, तो क्या होगा, अमेरिका मजीद कोल्ड वॉर मेंटालिटी के साथ जाएगा, मजीद उसको प्रॉक्सी वॉर्स में धकेलेगा, किसी मुल्क को जो चढ़ाई करवा देगा, मतलब ड्रैग करना है चाइना को। वो आराम से बढ़ रहा है विजडम के साथ, जंगों में नहीं है, तो उसकी इकोनॉमी तरक्की कर रही है। तो चाइना को जंगों में ड्रैग करना, उसके बॉर्डर्स के ऊपर जंगे छेड़ना, ये इस वक्त टॉप प्रायोरिटी होगी। आने वाले सालों में, महीनों में ये चीजें आपको नजर आएंगी। तो चाइना का कोई इरादा नहीं है ताइवान पर हमला करने का, तो वो ताइवान को असलहा देते चले जा रहे हैं, ठीक है ना, ताकि चाइना मजबूर हो जाए। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज करें। इजाजत, अल्लाह हाफिज़।